हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ओम प्रकाश, टीचर यूपीएस अपर चिल्ला। तो आप 8वीं की क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे। तो मैं इसको कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। आपका ये जो लेसन है इसका नाम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो जैसे ही आपको पता है कि हमने लैंड और सॉइल का टॉपिक ख़त्म कर दिया है, तो आज का हमारा टॉपिक है वाटर रिसोर्स। लेकिन हम थोड़ा सा कल का रिकैप्चुलेट करेंगे कि कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेटिव मेजर्स। तो उसमें सॉइल डिग्रेडेशन फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था और मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन पढ़ा। तो डिग्रेडेशन फैक्टर्स थे डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, ओवर यूज ऑफ केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, रेन वॉश, लैंडस्लाइड एंड फ्लड्स। तो मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन था मल्चिंग, कंटर बैरियर, रॉक डैम, टेरेस फॉर्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, कंटर प्लफिंग, शेल्टर बेल्ट्स। तो इस तरह से आपको याद आ गया होगा कि हमने कल क्या पढ़ा था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वाटर रिसोर्स है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे ही आप जानते हो कि 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। आपको पता है कि वाटर क्या है। आपको पता है कि वाटर एक वाइटल रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है जो पूरी अर्थ सरफेस का 3/4 हिस्सा है। यानी अगर कहेंगे कि 70% 75% इस पृथ्वी पर वाटर है, तो इसलिए इसको वाटर प्लैनेट या ब्रू प्लैनेट कहते हैं। तो इसमें सिर्फ आपको पता है, आप जब पृथ्वी को देखते हो उसमें बहुत ज़्यादा पानी ही पानी दिखता है, तो वाटर प्लैनेट तभी कहते हैं। तो इसका जो पानी है उसमें लाखों किस्म के जीव जंतु पाए जाते हैं, यानी एनिमल्स और प्लांट्स बहुत किस्म के पाए जाते हैं, इसलिए इसको वाटर प्लैनेट कहते हैं। उसके बाद फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली 2.7%। अब देखेंगे पूरी पृथ्वी की बात करेंगे तो पृथ्वी पर पानी की कितनी कमी है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप कहते हैं कि 70% 75% पृथ्वी पे पानी है, तो फिर भी पानी की कमी क्यों है। तो देखेंगे क्यों है। फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली 2.7%। ये जो फ्रेश वाटर है जो हम पी सकते हैं या जो हम कंजम्पशन कर सकते हैं, वो हमारे पास सिर्फ 2.7% है। यानी जिस हम 75% की बात कर रहे हैं उसमें से सिर्फ 2.7% ही पानी ऐसा है जो हम यूज़ कर सकते हैं, जो फ्रेश वाटर है। लेकिन वो है कहाँ। तो जो 70% यानी जो 2.7% की हम बात कर रहे हैं, तो उसका 70% जो पानी है वो कहाँ है, उसके बारे में देखेंगे। वो कहाँ है। वो अंटार्कटिका में है और ग्रीनलैंड में है, ग्लेशियर्स में है, हिमालयाज़ में है, जो आइस शीट्स हैं, जो बर्फ़ वाले पहाड़ हैं, वहाँ है। यानी इनमें जो है वो 2.7% का भी 70% पानी वहाँ है जो हमारी रीच से काफ़ी दूर है। तो इस तरह से जो उस 70% में से अब पीछे बचेगा 30%। यानी मान लो पूरे 75% का हम कहेंगे कि 1% वाटर जो है वो ही सिर्फ ह्यूमन कंजम्पशन के काबिल है। ह्यूमन कंजम्पशन के लिए और ह्यूमन यूज़ के लिए जो है वो सिर्फ 1% वाटर है। अब उस 1% वाटर में क्या क्या है, वो 1% वाटर कहाँ कहाँ है उसको हम देखेंगे ज़रा। वो कहाँ कहाँ पे है, मौजूद कहाँ है, प्रेजेंट कहाँ है। वो ग्राउंड वाटर है, सरफेस वाटर है, यानी कहाँ, रिवर्स और लेक्स में। और साथ में जो एटमॉस्फेयर में जो वेपर्स हैं, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर, यानी ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर और एटमॉस्फेयर में जो हमारे वाटर वेपर्स हैं, इन तीन चीज़ों को मिलाकर ये 1% वाटर है। तो यही हम यूज़ करते हैं, यही हमारी रीच में है, तो हम यूज़ करते हैं। फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर 75% वाटर होने के बावजूद भी हमें सिर्फ 1% वाटर ऐसा है जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा वाटर इज़ ए रिन्यूएबल रिसोर्स एंड रिन्यूड थ्रू वाटर साइकिल।
तो जैसे आप जानते हैं कि वाटर जो है वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, वो बार बार रिन्यू होता है। तो कैसे होता है? वो एक वाटर साइकिल के ज़रिए रिन्यू होता है। अब वाटर साइकिल आप खुद जानते हैं, लेकिन हम दोबारा रिपीट करेंगे। क्या होता है? जब ओशंस में, यानी ओशंस बहुत बड़ा 75% वाटर है पृथ्वी का, आपने अभी पढ़ा 75% वाटर में जब धूप, गर्मी, सूरज की आने वाली गर्मी वो पड़ती है तो वो पानी इवेपोरेट होता है, यानी वो भाप की शक्ल में आसमान की तरफ जाता है। तो ऊपर जाकर उनके बादल बनते हैं इवेपोरेशन के ज़रिए, और फिर वो बादल ऊंचाई की ओर चले जाते हैं, ऊंचाई की ओर चले जाते हैं, जितना ऊंचा जाते हैं, लेकिन आखिरकार फिर ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, कंडेंसेशन हो जाती है, और उसके बाद प्रेसिपिटेशन की शक्ल अख्तियार करती है, बारिश बनकर नीचे आती है, और उसके बाद नदियों से, दरियाओं से, जगह जगह पे कुछ लेक्स होती हैं, उनके ज़रिए तो सीधा ही वो समंदर में फिर दोबारा पहुंच जाता है। बस यही साइकिल होता है, वाटर साइकिल। तो आप अच्छी तरह से जान चुके हैं, रिपीट कर चुके हैं कि व्हाट इज़ वाटर साइकिल। तो बच्चों, अब हम पानी के यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, यानी पानी के इस्तेमाल के बारे में पढ़ेंगे कि पानी इस्तेमाल कहाँ होता है। तो जैसे ही आप जानते हैं कि पानी हमें पीने के लिए चाहिए होता है, पानी हमें कपड़े धोने के लिए चाहिए होता है, पानी हमें पैदावारी करने के लिए, अपनी पैदावार जो हमें चाहिए है उसको बढ़ाने के लिए चाहिए होता है, पानी हमें खेती बाड़ी करने के लिए चाहिए होता है, पानी हमें कारखानों में चाहिए होता है, पानी हमें बिजली पैदा करने के लिए चाहिए होता है। तो अब आप जान चुके हैं कि पानी का इस्तेमाल कितनी तरीके से किया जाता है, और पानी का कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि जो काम पानी से हो सकता है वो पानी से ही हो सकता है। तो पानी का इतना ज़्यादा यूज़ है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी की कितनी किल्लत हो सकती है, कितनी कमी हो सकती है। हमें एक चैलेंज से गुज़रना पड़ रहा है, हमें एक बहुत बड़े दौर से गुज़रना पड़ रहा है, जबकि पानी के लिए कुछ चैलेंज है, जैसे इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, यानी आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, लोग इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि पानी पूरा करना मुश्किल है। जैसे राइजिंग डिमांड ऑफ फूड, जैसे खाने पीने की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि आबादी बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है कि खाना पीना भी बढ़ेगा। जो जैसे अगर 2 आदमियों का खाना कितना होता है, फिर 4 आदमियों का कितना होता है, तो जिस तरह से आबादी बढ़ेगी तो खाना चाहिए है। अब खाने के लिए खेती बाड़ी करना पड़ेगी, खेती बाड़ी के लिए पानी चाहिए। उसके बाद इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, जैसे कि आपको पता है कि हर कोई गांव से उठकर शहर में बसने के लिए जा रहा है, शहर की सहूलियत लेने के लिए जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि शहरों की आबादी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है, तो इस तरह से उनको वहाँ जितनी आबादी बढ़ेगी उतना ज़्यादा पानी चाहिए है। उसके बाद राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अब लोगों के रहन सहन का तरीका बदलाव में आ गया है, यानी अब गांव में भी लोगों को पानी की जो ज़रूरत है वो बढ़ चुकी है, नहाने के लिए, धोने के लिए, अपने घर बनाने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए, नई नई यानी एग्रीकल्चर के लिए नई नई टेक्निक इस्तेमाल की जा रही हैं, तो उसके लिए भी पानी चाहिए। मतलब कितनी चैलेंज है, कितने बड़े चैलेंज से गुज़रना पड़ रहा है, क्योंकि डिमांडें भी बढ़ रही हैं, पॉपुलेशन भी बढ़ रही हैं, शहर भी बढ़ रहे हैं, रहन सहन का तरीका भी बदल रहा है, तो हर तरीके से पानी की बहुत ज़रूरत है, हमें बहुत बड़े चैलेंज से गुज़रना पड़ रहा है। तो अब बात करेंगे दुनिया के बारे में, प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, देयर इज़ स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन वर्ल्ड, यानी दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में पानी की बहुत कमी हो चुकी है। अब कहाँ कहाँ हो चुकी है? अफ्रीका में बहुत ज़्यादा पानी की कमी है। अफ्रीका में बहुत से मुल्क हैं, वहाँ पानी की बहुत कमी है, क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो इस तरीके से जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ेगी वहाँ पानी की बहुत ज़रूरत होगी। जैसे वेस्ट एशिया, तो वेस्ट एशिया में भी कुछ रेतले मुल्क हैं, वहाँ पर पानी बहुत कम होता है। ऐसे साउथ एशिया में भी, यानी इसमें इंडिया भी शामिल है, तो उसमें भी पानी की बहुत कमी है। अब वेस्टर्न यूएसए,
वेस्टर्न यूएसए, जो यूएसए के वेस्टर्न में जो इलाके हैं वहाँ भी पानी की बहुत, वहाँ भी डेजर्ट है, वहाँ भी बहुत पानी की कमी है। उसी तरह से कुछ पार्ट मैक्सिको का है, वो भी वेस्टर्न यूएसए के थोड़ा नीचे है, तो वहाँ भी पानी की उसी तरह से कमी है जैसे वेस्टर्न यूएसए में है। फिर साउथ अमेरिका, वहाँ भी पानी की बहुत कमी है। ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में तो हर जगह ही पानी की कमी है। तो इस तरीके से यानी दुनिया के अलग अलग देशों में पानी की इतनी ज़्यादा किल्लत है। अभी आपने पढ़ा था 75% वाटर पृथ्वी पर है, लेकिन उसके बावजूद भी पानी की कमी है। क्यों है पानी की कमी? क्योंकि 1% ही फ्रेश वाटर ऐसा है जो हम पीने काबिल है, जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। तो वजह क्या है कमी की? वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन, यानी जो बारिश नहीं होती है, थोड़ी देर रुक जाती है, प्रेसिपिटेशन में कमी आ जाती है, उसमें बार बार वेरिएशनें आती हैं। कुछ जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। तो उसकी वजह से जो इसमें वेरिएशन आ रही है प्रेसिपिटेशन में, इसकी वजह से जो पानी है वो उसकी कमी तभी महसूस हो रही है। उसके बाद ओवर एक्सप्लाइटेशन, अब पानी को बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लाइट किया जा रहा है, जैसे हम पानी की वेस्टेज करते हैं। और साथ ही साथ पानी की वेस्टेज करने के बगैर और भी बहुत से तरीके हैं ऐसे हैं जो हम पानी को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वैसे नहीं करना चाहिए, तभी हम पानी का यूज़ जो अच्छी तरह से मतलब पानी का यूज़ जो है उसको हम बिल्कुल सोच समझ कर करेंगे, केयरफुली करेंगे, तो पानी बच सकता है और दूसरे ह्यूमन्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, अब जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ से जो वेस्ट एफ्लुएंट्स निकलता है, वो एफ्लुएंट सीधा वाटर बॉडीज़ में चला जाता है, कंटेमिनेशन हो जाती है, जाता जाता समुंदर में पहुँच जाता है। तो उसी तरह से वो पानी पीने काबिल नहीं है। तो वजह यही है कि हम पानी को खुद गंदा कर रहे हैं। तो जब हम खुद गंदा करेंगे पानी को तो कमी तो आएगी ही आएगी। तो इस तरीके से हमारा जो पानी का लेसन है ये तकरीबन कंप्लीट हो चुका है और मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। तो अब आप समझ गए हैं कि पानी की कमी क्यों है। इसकी मेन वजह यही है कि हम पानी को बहुत गंदा करते हैं। जैसे हम अपनी एग्रीकल्चरल केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, खेतों में दवाइयाँ वगैरह डालते हैं, खाद डालते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तादाद में डाल देते हैं, क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जब बारिश पड़ती है तो वो रन ऑफ हो जाता है और सीधा वाटर बॉडीज़ में पहुंच जाता है, जो कि बहुत वो बड़ा गलत है। उसी तरह से इंडस्ट्रीज़ में भी होता है। तो इंडस्ट्रीज़ में से भी जो गंदा पानी निकलता है वो उसको सीधा वाटर बॉडीज़ में फेंक देते हैं और वो सारे पानी को गंदा कर देता है। क्योंकि वही गंदा पानी जो है वो आस्ता आस्ता एक प्रोसेस के ज़रिए ह्यूमन बॉडीज़ तक पहुंचता है। तो ह्यूमन बॉडीज़ तक पहुंचता है तो तभी फिर वो हमारी बॉडीज़ में बहुत सी बीमारियों का शिकार बनता है। यानी हम बहुत सी बीमारियों का शिकार बनते हैं क्योंकि वो जो केमिकल्स होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो इस तरह से वो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। हमें जंगलात का बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। हमें जितना भी एरियाज़ हमारे घर के आसपास हो हमें उसमें वेजिटेशन करनी चाहिए, ताकि वेजिटेशन कवर इतना ज़्यादा हो जाए कि जो सरफेस रन ऑफ है वाटर का वो कम हो जाए और ग्राउंड वाटर जो है वो ज़्यादा हो। यानी दरख्तों की जड़ों से जो पानी ज़मीन के अंदर जाता है वो ज़्यादा जाए और जो पानी ऊपर से बहता है वो कम बहे। तो इस तरह से यानी हमें जंगलात के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हमें जंगल लगाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जंगल होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हम पानी का बचाव कर सकते हैं, उसको साफ़ रख सकते हैं। साथ ही साथ हमें पानी में जो हम गंदा मटेरियल जो हम पानी में डालते हैं तो वो हमें पानी में नहीं डालना चाहिए, ज़मीन में खड्डा निकाल के उसमें बंद कर देना चाहिए। लेकिन ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है ये भी साफ़ करने के बाद ही बाहर निकालना चाहिए।
तो इस तरीके से ये कुछ मेथड्स थे जिससे हम अपने पानी को गंदा होने से बचा सकते हैं। तो अब हम कल के चैप्टर में नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। थैंक यू।